आज हम लोग प्राचीन इतिहास को विधिवत जानने के स्रोत को समझेंगे, जिसमें साहित्यिक स्रोत पर चर्चा करना है। साहित्यिक स्रोत के कई पार्ट मैंने बता दिया है। साहित्यिक स्रोत में जैसे एक धार्मिक ग्रंथ है, दूसरा लौकिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत यदि देखा जाए तो ब्राह्मण ग्रंथ और ब्रह्मणेतर ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में वेद, पुराण, स्मृतियाँ, महाभारत, रामायण इत्यादि चीज़ें आते हैं, जबकि ब्रह्मणेतर के अंतर्गत जैन धर्म से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं उन सब पर मैंने चर्चा कर दिया है। अलग अलग टॉपिक पर वीडियो भी है और क्लास भी है। मैं अशोक राज अल्बिडो IAS चैनल मुखर्जी नगर में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप विजिट कर सकते हैं करोल बाग या मुखर्जी नगर। इंग्लिश मीडियम के लिए करोल बाग, हिंदी मीडियम के लिए मुखर्जी नगर। तो आइए हम टॉपिक पर अपने आते हैं। तो इतिहास के जानने का स्रोत, इतिहास के जानने का स्रोत क्या है हमारे पास, इसको हम समझेंगे कैसे? क्या हमारे पास साक्ष्य है, क्या उपागम है? तो हमने इस पर बता दिया। एक पुरातत्व है। पुरातत्व का मतलब उत्खनन के द्वारा, जैसे हड़प्पा सभ्यता या पाषाण सभ्यता, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलता है। वहीं उसके बाद में कुछ विदेशी यात्री लोग आए हैं, विदेशी विवरणों से हमें प्राप्त होता है कुछ जानकारी। इस पर भी मैंने चर्चा कर दिया है और इस पर भी चर्चा कर दिया है। साहित्यिक स्रोत पर भी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा कर दिया है। साहित्यिक स्रोत में अगर देखा जाए तो दो चीज़ें निकल कर आती हैं। एक देखिए, एक है धार्मिक स्रोत है। धार्मिक का मतलब क्या होता है? जो धर्म से संबंधित है। धार्मिक में जैसे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन से हैं? ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के साथ साथ में यदि देखेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद में ब्रह्मणेतर ग्रंथ, ब्रह्मणेतर ग्रंथ, जिसमें हमने बौद्ध और जैन पर चर्चा कर दिया है। तो आप समझ पा रहे होंगे, इस पर भी मैंने बता दिया, इस पर भी बता दिया है। अब इसमें हमारे पास बचता है लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य क्या है, इस पर जानना है। लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य हमें समझना है यह चीज़ क्या है। लौकिक साहित्य का मतलब होता है इसके अंतर्गत, लौकिक साहित्य के अंतर्गत, इसके अंतर्गत सभी ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों को रखा जाता है। सभी ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों को रखा जाता है। क्लियर हो रहा है? तो इस पर मैं देखता हूँ, इसको हटा दिया जाए। तो इसमें देखिए, इतिहास के जानने के स्रोत में हमारे पास लौकिक साहित्य है। लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य में सभी ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों को रखा जाता है। तो हम इसमें दो ग्रंथ रखते हैं। एक ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक पुस्तकें, और दूसरे कौन से रखते हैं? अर्ध ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक पुस्तकें रखते हैं। ठीक। लौकिक साहित्य के अंतर्गत सभी ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं।
ऐतिहासिक यदि ग्रंथों की बात किया जाए, ऐतिहासिक ग्रंथ में सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो सभी लोग सुने होंगे चाणक्य, चुरकी यहाँ पर रखते होंगे, चाणक्य जिन्हें कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। उनका वास्तव में नाम विष्णुगुप्त शर्मा था। वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के कुलाधिपति थे, आचार्य थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। उनका नंदों ने घोर अपमान किया था, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से, चंद्रगुप्त मौर्य के सहारे से नंद वंश को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना किया था मगध राज पर। ऐसा हम आगे अभी पढ़ेंगे, अभी हम केवल इतिहास जानने के स्रोत पर देख रहे हैं। तो ऐतिहासिक ग्रंथ पर हमारे पास क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ में अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र एक पुस्तक है। ये राजनीतिक पर अर्थात प्रशासनिक ढांचे पर लिखा गया पुस्तक है। ये कौटिल्य द्वारा लिखा गया, प्रकांड, संस्कृत के प्रकांड विद्वान कौटिल्य अर्थात चाणक्य अर्थात विष्णुगुप्त शर्मा द्वारा लिखा गया है। तो अर्थशास्त्र कैसा पुस्तक है? पहले नंबर पर ऐतिहासिक है या अर्ध ऐतिहासिक? ऐतिहासिक पुस्तक है। अर्थशास्त्र क्या है? ऐतिहासिक ये पुस्तक है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? कौटिल्य द्वारा या चाणक्य द्वारा? चाणक्य द्वारा लिखा गया है। चाणक्य संस्कृत के विद्वान, तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रकांड विद्वान, कुलाधिपति, आचार्य थे। ये पुस्तक किस पर लिखा गया है आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास जानने के बारे में हमें एक अच्छा माध्यम मिलता है। इस अर्थशास्त्र के माध्यम से ज़्यादा हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक पहलुओं को मौर्यकालीन के बारे में जान सकते हैं। हालांकि एक पुस्तक और मिलेगा मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया इंडिका, बट अभी उसकी यहाँ पे चर्चा नहीं है। अभी हम ऐतिहासिक ग्रंथों में अर्थशास्त्र पर लिख रहे हैं। अर्थशास्त्र में जो भी लिखा गया है इसी को कामंदक ने, इसी के आधार पर कामंदक ने एक नया पुस्तक लिखा है, नीतिसार। काफी ज्यादा ये भी पूछा जाता है, नीतिसार का लेखक कौन है? कामंदक। नीतिसार का ये लेखक कौन है? कामंदक है। कामंदक द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? कामंदक द्वारा। कामंदक ने नीतिसार नामक पुस्तक लिखा है। ये नीतिसार अर्थशास्त्र के आधार पर, अर्थशास्त्र का एक हिसाब से टू कॉपी है, उसी के पहलुओं को लिखा गया, उसी के हिसाब से लिखा गया है। तो एक पुस्तक, ये इसका मतलब जो नीतिसार है ये भी ऐतिहासिक ग्रंथ है। इट मीन्स है नीतिसार जो एक बुक है, एक ग्रंथ है, ये भी ऐतिहासिक ग्रंथ है। ऐतिहासिक ग्रंथ मतलब इतिहास के बारे में हमें जानकारी देता है। क्लियर हो रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? आवाज सभी को क्लियर जा रहा है? ठीक। अब एक हम देखते हैं, अगर भारत में बात करें, ऐतिहासिक ग्रंथ में ही हम बात कर रहे हैं। अभी मैं अर्ध ऐतिहासिक को हटा देता हूं। यह चीज ऐतिहासिक में अगर मैं देखता हूं इस तरीके की बात, इंडिया में बात करूं तो ये जम्मू कश्मीर अगर बात है, J&K, ये जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में एक कवि हुआ करते थे जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, कल्हड़। कल्हड़ जम्मू कश्मीर के बारे में, इतिहास के बारे में लिखते हैं। जम्मू कश्मीर का कैसा इतिहास रहा है। कश्मीरी, इसका मतलब कश्मीरी कवि है कल्हड़। उन्होंने राजतरंगिणी लिखा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी ये पुस्तक महत्वपूर्ण पुस्तक है।
किसके द्वारा लिखा गया है? राजतरंगिणी। अगर दिख नहीं रहा होगा मैं इसे बड़े में लिख देता हूं, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी ये पुस्तक लिखा गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? बाई कल्हड़। कल्हड़ द्वारा लिखा गया। कल्हड़ कैसे कवि हैं? कल्हड़ कश्मीर के कवि हैं। कैसे कवि हैं? कश्मीरी कवि हैं। कल्हड़ जो हैं ये कैसे हैं कवि? कश्मीरी कवि हैं। कश्मीरी। अरे भैया मैं कश्मीरी गेट की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली की। कश्मीरी कवि, आप मैप से देख पा रहे होंगे, कश्मीरी कवि हैं कल्हड़। कल्हड़ के द्वारा लिखा गया राजतरंगिणी है। ये जम्मू कश्मीर अर्थात कश्मीर के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी देता है। इसकी पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यह पुस्तक ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सबसे अच्छा, सबसे पहला प्रयास है। ऐतिहासिक घटनाओं को लिखने का राजतरंगिणी पहला प्रयास है, सबसे प्रथम प्रयास है राजतरंगिणी। किसके द्वारा लिखा गया है? राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा लिखा गया है। जम्मू कश्मीर का इतिहास का जानकारी देता है। यहाँ तक सबके समझ में आ रहा होगा। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 तक का इतिहास है। राजतरंगिणी में जम्मू कश्मीर का इतिहास देता है आदिकाल से लेकर, आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक, 1151 ईस्वी तक का जानकारी ये देता है राजतरंगिणी। हालांकि आगे चलकर जम्मू कश्मीर के शासक, यहाँ के शासक जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन, ये पूछा गया है। जितना मैं बता रहा हूँ सब के सब, चाहे वो यूपीएससी हो या पीसीएस, स्टेट पीसीएस, कोई भी स्टेट पीसीएस, या नेट जेआरएफ या पीजीटी लेवल का, सब के सब प्रश्न पूछे गए हैं। वनडे में भी पूछे गए हैं। ये जैनुल आबदीन कहाँ का शासक है? जैनुल आबदीन अगर बात करें शासक कहाँ का है, ये जैनुल आबदीन कहाँ का शासक है? जम्मू कश्मीर का। इसके समय में दो विद्वान थे जो इसके संरक्षण में थे, इस शासक के संरक्षण में थे। ये शासक है, एक का नाम है जोन राज, और इसी का शिष्य, इसी के शिष्य हैं श्रीवर। इन दोनों ने इस राजतरंगिणी को भी आगे लिखा है, आगे बढ़ाया है। नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये अर्थशास्त्र को अब मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो आप जान चुके होंगे। ये जैनुल आबदीन के शासक जो हैं, जैनुल आबदीन के शासक के समय में एक हैं जोन राज। इनके शिष्य अगर कौन हैं? इनके शिष्य श्रीवर। ये दोनों लोग, जोन राज और श्रीवर, इन दोनों ने आगे जम्मू कश्मीर के इतिहास को इसी पुस्तक में आगे लिखा। इसका मतलब जो राजतरंगिणी लिखा गया है केवल एक आदमी द्वारा नहीं लिखा गया, बट नाम किसका आएगा? चूंकि कल्हड़ का सबसे पहले कल्हड़ ने ही लिखा है, लेकिन कभी कभी इनका भी नाम पूछ लेता है जोन राज, और इनके शिष्य जोन राज के शिष्य कौन है? श्रीवर। एक गुरु हैं और ये शिष्य हैं। इन दोनों लोगों ने आगे बढ़ाया। 1159 ईस्वी तक का शासन इसके बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में
1159 ईस्वी तक का इतिहास आगे बढ़ाकर लिखा। हालांकि ये राज तरंगड़ी 8 तरंगों में लिखा गया है। ये राज तरंगड़ी कितने तरंगों में है? 8 तरंगों में। ऐसे तरंगों का मतलब समझ लीजिए अध्याय, जैसे अध्याय होता है ऐसे इसमें तरंग है। तो इतना सबके समझ में आ रहा होगा। अब जैनुल आबदीन शासक हैं, लेकिन अगर बात करें जम्मू कश्मीर में एक जय सिंह हैं। जय सिंह के शासन काल में ये लिखा गया है। मुख्य रूप से ये राज तरंगड़ी जो लिखा गया था, ये किसके समय में लिखा गया था? राजा जय सिंह के समय में। राजा जय सिंह के समय में लिखा गया था, मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो किसके समय में लिखा गया था? मुख्य रूप से राजा जय सिंह के समय में लिखा गया था। और राजा जय सिंह का समय कितना होता है? 1127 से 1159। 1127 से 1159 ईस्वी इनका शासनकाल रहता है। इनके समय में लिखा गया है। लेकिन जो जैनुल आबदीन हैं, कश्मीर के शासक हैं जैनुल आबदीन, इन्हीं के संरक्षण में ये दोनों जो थे, जोन राज और श्रीवर, ये जैनुल आबदीन के संरक्षण में थे। ये भी जम्मू कश्मीर के हैं शासक। ये आगे इतिहास को बढ़ाए हैं, इतिहास को आगे ले जाकर के जम्मू कश्मीर के इतिहास को आगे तक बढ़ाया है। लिखा मुख्य रूप से इनके समय गया है, लेकिन जैनुल आबदीन के संरक्षण में जोन राज और श्रीवर ने ये आगे बढ़ा दिया। यहां तक सबके समझ में आ रहा होगा। तो ऐतिहासिक ये ग्रंथ हैं। आगे इसको नोट कर लीजिए, मैं हटा देता हूं। तो एक और इसमें है, ऐतिहासिक ग्रंथों में अगर बात करें, ऐतिहासिक ग्रंथ की अगर बात किया जाए तो इसमें एक चीज और दिख रहा है। इसका नाम है रसमाला और कीर्ति कौमुदी। रसमाला और साथ में कीर्ति कौमुदी। रसमाला और कीर्ति कौमुदी ये जो पुस्तक है, इससे हमें गुजरात के शासकों के बारे में, गुजरात के इतिहास के बारे में, वहाँ चालुक्य वंश है, चालुक्यों के वंश के बारे में, उनकी कला और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। इसके साथ में ऐतिहासिक ग्रंथों में एक देखेंगे प्रबंध कोश। प्रबंध कोश की बात करें, प्रबंध कोश, ये प्रबंध कोश किसके द्वारा लिखा गया है? प्रबंध कोश यदि देखेंगे ये राजशेखर द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? राजशेखर द्वारा लिखा गया है। प्रबंध कोश किसने लिखा है? राजशेखर ने लिखा है। हालांकि राजशेखर ने बाल रामायण भी लिखा है। बाल रामायण के अलावा यदि बात करें, इनका और भी पुस्तक हैं, जिसमें कर्पूर मंजरी है, प्रबंध कोश है, काव्य मीमांसा है, कई पुस्तकें लिखा है। बाल रामायण ज़्यादा प्रसिद्ध है, कर्पूर मंजरी उससे भी ज़्यादा प्रसिद्ध है, और प्रबंध कोश भी प्रबंध है, बहुत ज़्यादा है। ये राजपूत कालीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी देता है। क्लियर हो रहा है? तो ये ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो ये दोनों पुस्तकों से हमें किसके बारे में जानकारी मिलता है? आप समझ पा रहे होंगे, ये गुजरात है। क्या है? गुजरात। गुजरात में कौन से लोग हैं? चालुक्य वंश। चालुक्यों के कला और संस्कृतियों के बारे में हमें जानकारी देता है ये प्रबंध कोश और रसमाला तथा कीर्ति कौमुदी, अर्थात राजपूत कालीन कला एवं संस्कृति भी लिख सकते हैं, या गुजरात का भी लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अब इसके अलावा अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों की बात मैं करूं तो अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ पर देखते हैं क्या है।